बताते आए हैं कि श्रीलंका धर्म की राजनीति कर रहा है, जिसका खामियाजा अब श्रीलंका को भुगतना भी पड़ रहा है। श्रीलंका की सरकार को जहां काम करना चाहिए था अर्थव्यवस्था पर, वो कहीं न कहीं मुसलमानों को टारगेट करता हुआ दिखाई दिया। जहां कभी हिजाब बैन करने की मांग उठी तो कभी नमाज पर सवाल खड़े किए गए और तो और मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन मुद्दों का जिक्र करते हुए रघुराम राजन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर श्रीलंका की गलत नीतियों के परिणाम से भारत को सबक लेने की जरूरत है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने मुल्क के मौजूदा हालातों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एनडीटीवी से बातचीत के दौरान एक ऐसी बात कही जिस पर इस मुल्क के हुक्मरानों को बेशक गौर करने की जरूरत है। रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब एक लोकतंत्र के तौर पर कम उदार रह गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग तमिल आबादी है, उनके पास रोजगारहीन विकास की समस्या है, लेकिन राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों की समस्या से ध्यान हटाना ही बेहतर समझा और उनके बीच एक हवा बना दिया, जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ गया। आरबीआई के पूर्व प्रमुख ने ये भी कहा कि वो कहना चाहते हैं कि श्रीलंका से सबक लेते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अखंडता को मजबूती मिले। राजन ने कहा कि भारत, जो कि श्रीलंका से कुछ ही दूर पर बसा हुआ है, उसे इन बातों पर चिंता करने की जरूरत है। भारत को सोचना चाहिए कि कुछ राजनेता कैसे इन बातों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सांप्रदायिक संघर्ष आर्थिक माहौल को कैसे प्रभावित कर सकता है। किसी भी देश में अगर माइनॉरिटीज को दबाया जाता है तो दो कम्युनिटीज के बीच नफरत की एक बड़ी खाई बन जाती है। ग्रोथ के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत पड़ती है। अगर देश में प्रोटेस्ट, नफरत और दंगों का माहौल होगा तो मुल्क की तरक्की किसी भी तरह नहीं हो सकती। आपको बता दें, पीयूष गोयल ने कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए पार्लियामेंट में खुद ये कहा था कि 2014 से 2021 के बीच 2780 इंटरनेशनल कंपनीज ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है, जिसमें बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे फोर्ड, टेस्टन, हार्ले डेविडसन भी शामिल हैं। रघुराम राजन ने आगे कहा कि श्रीलंका में जिस तरह धीरे धीरे महंगाई 58% बढ़ गई और जरूरी चीजें जैसे पेट्रोल के दाम 460 रुपए तक पहुंच गए, वहीं खाने पीने की चीजों के दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला। ये सब वहां के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा की गलत नीतियों के कारण हुआ, जिन्होंने हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया और जिसके बाद उन्होंने मुल्क के लोगों को धार्मिक मुद्दों में उलझा दिया। रघुराम राजन ने सरकार को रोजगार बढ़ाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, भारत सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस को छूट मिलनी चाहिए और उनके टैक्स पर छूट देने से उनको मदद मिल सकती है। बड़े पूंजीपतियों को लोगों के लिए रोजगार की गिनती बढ़ानी चाहिए, वरना हालात बद से बदतर हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारें बहुत सी नीतियां बनाती हैं, पर उन्हें किस तरह लागू किया जाता है ये बात अहम है। उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेसिक जरूरतों में महंगाई को कम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जब वोटों के दम पर नहीं जीत पाती तो मिशन लोटस पर अग्रसर हो जाती है, जिसे हम कई बार देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 बार जीत मिली और 3 बार मुंह की खानी पड़ी। अब झारखंड में फिर से मिशन लोटस को एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन आज बात होगी महाराष्ट्र की, जहां सत्ता पलट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के अलग हो जाने के बाद शिवसेना किसकी है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे राजनीतिक दल के भीतर दरार से उत्पन्न विवाद से संबंधित मामले में प्रारंभिक दलीलें सुनी। 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए सीनियर वकीलों से सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, जो कि शिंदे ग्रुप की ओर से पेश हुए, अधिक स्पष्टता के साथ लिखित प्रस्तुतियों को फिर से तैयार करने के लिए कहा। एकनाथ शिंदे की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के वकीलों की तरफ से उठाया गया कोई भी मुद्दा
अहम नहीं है। इस पर सख्त टिप्पणी देते हुए सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा, क्या लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी की कोई अहमियत नहीं है? हरीश साल्वे ने आगे कहा कि दल बदल विरोधी कानून उस नेता के लिए नहीं है जो अपनी ही पार्टी के सदस्यों का विश्वास खो चुका है और वो किसी तरह उन्हें बंद करके सत्ता में रहना चाहता है। ये एंटी पार्टी नहीं, इंट्रा पार्टी मामला है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ अयोग्यता कार्रवाई, अध्यक्ष के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट द्वारा चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत ईसीआई द्वारा असली शिवसेना में के रूप में मान्यता मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने 20 जुलाई को कहा था कि शिवसेना दरार संबंध में याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे एक बड़ी पीठ के पास भेजे जा सकते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे उन मामलों में उत्पन्न होते हैं जिनके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सीजीआई ने स्पष्ट भी किया कि वे तुरंत पीठ का गठन नहीं कर रहे हैं और पार्टियों को पहले प्रारंभिक मुद्दों को साथ में आना चाहिए। उद्धव गुट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट डॉक्टर ए सिंघवी ने तर्क दिया कि विरोधी समूह ने चीफ व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूची के पैरा 4 के तहत सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है। सिब्बल ने कहा, यहाँ शिंदे समूह को पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया था। वे सूरत गए और फिर गुवाहाटी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा, अपना व्हिप नियुक्त किया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। वे मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देता। सीजीआई ने तब पूछा कि शिंदे गुट का चुनाव आयोग से संपर्क करने का क्या उद्देश्य है। साल्वे ने जवाब दिया कि उद्धव के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए और बीएमसी चुनाव भी करीब हैं। शिंदे खेमे की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि नई सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में हार गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे कहा, यदि कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट लेने से इनकार करता है तो ये माना जाना चाहिए कि उसके पास बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने प्रतियोगिता के बाद स्पीकर का चुनाव किया है। पूर्ण सदन का निर्णय न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है। संवैधानिक और कानूनी रूप से चुने गए अध्यक्ष को निर्णय लेने दें। इस पर सीजीआई ने हरीश साल्वे से पूछा, अगर कल अयोग्यता याचिका स्पीकर के सामने दायर की जाती है और 4-5 लोग स्पीकर के खिलाफ नोटिस भेजते हैं, स्पीकर फैसला नहीं कर सकता। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया, हम उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे। नबाम रेबिया कोर्ट में उन चिंताओं पर विचार किया गया। जब तक हमारे पास स्पीकर का फैसला नहीं है, मैंने सदस्यता छोड़ दी है। मेरे बचाव को ध्वस्त करने का सवाल नहीं उठेगा। हम किसी विभाजन या विलय पर बहस नहीं कर सकते। हमारा तर्क सरल है, हमने सदस्यता नहीं छोड़ी है। सीजीआई ने आगे सिब्बल से पूछा, आपके अनुसार उन्हें भाजपा में विलय करना होगा या उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी और चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करना होगा। सिब्बल ने जवाब दिया, यही एकमात्र संभव उपाय है। उन्होंने 10वीं अनुसूची में मूल राजनीतिक दल की परिभाषा का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सदन के एक निर्वाचित सदस्य को उस राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा यदि कोई हो जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया हो। उन्होंने कहा कि वे शिंदे समूह दल बदलू है। ये उनके आचरण से साबित होगा। देखना होगा कि अब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और वर्तमान चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की कानूनी लड़ाई क्या रुख लेती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।